तरबूज में मिलाई गई थी चूहे मार दवाई। मुंबई का तरबूज कांड तो आपको याद ही है, 4 लोगों की मौत हुई थी। शुरुआत में ये चीजें सामने आई कि तरबूज खाया बिरयानी खाने के बाद, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई और इन लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और जो चीजें सामने आई हैं उसको देखने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई है। पुलिस अब पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने में जुट गई है कि आखिर तरबूज में चूहे मार दवाई कहां से आई। क्या है पूरा मामला, आप लोगों को जरूर बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे लोग इंतजार में हैं कि आखिर पता तो चले इन लोगों की मौत हुई कैसे है। इस खबर के बाद मैं आप लोगों को बंगाल और तमिलनाडु की तरफ लेकर जाऊंगा, क्योंकि वहां पर सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं, तो तमिलनाडु के अंदर भी एक नया मामला देखने को मिल रहा है। वहां पर भी सरकार बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कहीं राष्ट्रपति शासन वहां पर ना लग जाए और हो सकता है कहीं दोबारा से चुनाव ही ना हो जाए। बीजेपी का इस पूरे मामले में क्या रोल है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको मुंबई की तरफ लिए चलते हैं। मुंबई के अब्दुल्ला परिवार की अचानक से मौत हो जाती है। शाम को बिरयानी खाई, रात में तरबूज खाया और सो गए। सुबह को जब उठे तो उनकी हालत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 24 घंटे के अंदर अंदर 4 लोगों की मौत हो जाती है। बाकी पूरा मामला क्या है आप लोग जानते ही हैं। एफडीए की जो जांच रिपोर्ट आई थी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एफडीए ने कहा था कि इसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं मिला है जिस केमिकल से तरबूज को मीठा किया जाता है या तरबूज को लाल किया जाता है। ऐसा कोई भी केमिकल हमारी जांच में सामने नहीं आया है। एफडीए ने उस वक्त ये जांच करने के बाद जवाब दिया था। लेकिन अब जो है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट सामने आई है। ये जांच की एकदम फाइनल रिपोर्ट है। इसमें बहुत बारीकी के साथ हर एक चीज की जांच की जाती है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि तरबूज के अंदर जिंक फास्फाइड मिला है। जिंक फास्फाइड एक जहरीला पदार्थ है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर चूहे मारने की दवाई में किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जांच में यह बात सामने आई कि तरबूज के अंदर भी जिंक फास्फाइड निकला है और इन लोगों के पेट के अंदर से जो सैंपल लिए गए थे उसकी जब जांच की गई तो इन लोगों के शरीर में भी जिंक फास्फाइड निकला है। यानी तरबूज के अंदर जिंक फास्फाइड यानी चूहे मारने की दवाई पहुंचती है और वो तरबूज इनके पेट में पहुंचता है, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में बिरयानी की भी जांच की गई और जो चीजें अब्दुल्ला के घर से ली थी सब चीजों की जांच की गई। किसी चीज में कोई भी जहर नहीं निकला, लेकिन तरबूज के अंदर चूहे मारने वाली दवाई जिंक फास्फाइड निकला है। इन 4 लोगों के लीवर, किडनी, स्प्लीन और पेट के अंदर मौजूद सामग्री के जब नमूने लेकर उसकी जांच की गई तो उसमें भी जिंक फास्फाइड मिला है, जिससे यह बात साबित हो जाती है कि तरबूज के अंदर पहले चूहे मार दवाई गई, फिर तरबूज इनके पेट में गया, उससे जहर बना और इनकी मौत हो गई। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी है। पुलिस अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन में लग गई है कि आखिर इस तरबूज के अंदर चूहे मार दवाई आई कहां से। अब आपके दिमाग में भी यहां पर एक बात आती होगी कि आखिर वो रिश्तेदार कहां हैं जो दावत में आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 5 रिश्तेदार अब्दुल्ला के घर पर दावत खाने आए थे उनके बयान भी पुलिस ने दर्ज कराए हैं। 5 मेहमानों ने अपने बयान में यह बात बताई है कि हमने पुलाव खाया था, बिरयानी खाई थी, लेकिन हमने तरबूज नहीं खाया था। किसी भी मेहमान की तबीयत खराब नहीं हुई, किसी भी मेहमान को फूड पॉइजनिंग नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने तरबूज नहीं खाया था। पुलिस ने 5 मेहमानों के बयान दर्ज कर लिए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर तरबूज में चूहे मारने वाली दवाई कहां से आ गई। फिलहाल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की यह फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। अब कुछ जांच के लिए नहीं बचा है। अब जांच होगी तो सिर्फ इस बात की कि आखिर तरबूज में दवाई कहां से आई। अब ये काम पुलिस का है। बाकी तरबूज की जो साइंटिफिक जांच चल रही थी वो पूरी हो चुकी है। अब पुलिस की जांच बची है कि आखिर तरबूज में आई कहां से ये दवाई। देखते हैं कि पुलिस को इस केस में किस तरह से कामयाबी मिलती है। आइए अब राजनीति की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही थी और ना ही उन्होंने दिया है, लेकिन राज्यपाल ने उनको बर्खास्त कर दिया है। ममता बनर्जी अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाई, जिसकी वजह से राज्यपाल ने उनको बर्खास्त कर दिया है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। होगा कुछ नहीं वहां पर भी, क्योंकि ममता बनर्जी के पास बहुमत नहीं है, बीजेपी के पास पूरी बहुमत है। केस लड़ते लड़ते ही ममता बनर्जी को 5 साल गुजर जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, उनको बर्खास्त किया गया है। तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा ही मामला है। तमिलनाडु में सरकार बनी नहीं पा रही है। सबसे पहले मैं आपको तमिलनाडु चुनाव का रिजल्ट बता देता हूं, जिससे आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। दरअसल तमिलनाडु के अंदर विधानसभा की 234 सीटें हैं। 234 सीटों में से 108 सीटें विजय दलापति को मिली हैं। विजय दलपति ये साउथ के हीरो भी हैं। इन्होंने एक नई पार्टी बनाई और पहली बार इनकी पार्टी तमिलनाडु के अंदर चुनाव लड़ी। 234 में से 108 सीटें इनको मिली। सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये उभरी तमिलनाडु के अंदर।
इनकी पार्टी का नाम है टीवीके। पार्टी का पूरा नाम नहीं बताऊंगा, बस आप शॉर्ट में समझिए, टीवीके पार्टी विजय दलपति की है। दूसरी पार्टी है वहां पर डीएमके, इसको 59 सीटें मिलती हैं। एक और पार्टी है AIADMK, इसको 47 सीटें मिलती हैं। कांग्रेस को 5, बाकी एक पीएमके पार्टी है उसको 4 सीटें मिली हैं। बीजेपी को तमिलनाडु में 1 सीट मिली है। 2021 के चुनाव में 3-4 सीटें मिल गई थी बीजेपी को, लेकिन इस बार सिर्फ 1 ही सीट मिली है। बाकी कुछ और पार्टियां हैं और दल हैं जो इन पार्टियों के साथ अलायंस में लड़े थे, 1-1 सीट इन तमाम पार्टियों को भी गई है। अब तमिलनाडु के अंदर बड़ा पेच यहां पर फंस गया है कि कोई भी पार्टी गठबंधन करने के बाद भी पूरी बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पा रही है। विजय दलपति के पास 108 सीटें हैं, उनके पास 10 सीटें कम हैं पूरी बहुमत हासिल करने के लिए। अब ऐसे में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो विजय दलपति की पार्टी को समर्थन करेंगे। उनके जो 5 विधायक जीते हैं वो इनके साथ जाने को तैयार हैं। विजय दलपति के 108 और कांग्रेस के 5 विधायक 113 के आंकड़े तक पहुंच गए हैं। अभी भी 5 विधायकों की कमी है विजय दलपति के पास पूरी बहुमत हासिल करने के लिए। बस पेच यहीं पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो और पार्टियों के विधायक बने हैं उसमें से कोई भी विधायक विजय के साथ नहीं आ रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो आपस में गठबंधन भी नहीं कर रही हैं। गठबंधन कर भी लेती हैं फिर भी बहुमत तक नहीं पहुंचेंगी। सबसे बड़ी पार्टी बनकर विजय दलपति की पार्टी ही सामने आई है। अब ऐसे में पूरा फोकस तमिलनाडु के राज्यपाल के ऊपर है। तमिलनाडु के अंदर राज्यपाल ही अब इस बात का फैसला करेंगे कि आखिर यहां पर किसकी सरकार बनेगी। ज्यादातर समर्थन विजय दलपति को ही मिल रहा है क्योंकि इन्हीं की पार्टी ने तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। 108 सीट पहले ही चुनाव में इन्होंने जीती हैं। लेकिन राजनीति तो भाई राजनीति है, इसमें कहीं ना कहीं पेच तो हर कोई फांसता ही है। बहुमत हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से पूरा मामला अब राज्यपाल के ऊपर है। राज्यपाल विजय दलपति से कई सारी चीजें मांग रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। एक्टर विजय 2 बार राजभवन जा भी चुके हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। ज्यादातर चांसेस तो यही नजर आ रहे हैं कि यही बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं और नेता इसमें पेच फांसे हुए हैं। इसीलिए विजय दलपति अभी तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। बहुत सारी बातें ऐसी भी चल रही हैं कि हो सकता है कि राज्यपाल पूरे प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दें क्योंकि बहुमत कोई हासिल नहीं कर पा रहा है। और ऐसा भी हो रहा है कि अगर ज्यादा ही मामला बिगड़ता है तो फिर से भी चुनाव हो सकते हैं। अगर कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पा रही है और राज्यपाल भी पूरी तरह से इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं है कि हम जिस नेता को मुख्यमंत्री बना रहे हैं क्या वो इस लायक है। राज्यपाल बहुत सारी चीजें देखते हैं, क्या ये इस लायक है कि नेताओं को अपने साथ लेकर चलेगा, क्या ये प्रदेश को लीड कर सकता है। बहुत सारी चीजें राज्यपाल देखते हैं, उसी के बाद मुख्यमंत्री बनने का आदेश देते हैं। फिलहाल तमिलनाडु के अंदर अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन विजय दलपति का कहना है कि नहीं, मैं ही सरकार बनाऊंगा क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी मेरी ही बनकर सामने आई है तमिलनाडु के अंदर। तो ये है राजनीति, छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी अड़चने नेता लोग करवा देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।